नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला हमारा आर्टिकल क्या है? पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है मिनरल डिप्लोमेसी से रिलेटेड। क्या चीज़ है? सबसे पहले देखेंगे हम इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे मिनरल डिप्लोमेसी है क्या, ठीक है, पहले तो देखेंगे होती क्या है। दूसरा, इसका भारत पर क्या असर पड़ता है, भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, भारत के सामने चुनौतियां क्या है, उन चुनौतियों का समाधान क्या है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। इसमें ये भी हम देखेंगे किस प्रकार से चाइना है वो मिनरल डिप्लोमेसी का उपयोग कर रहा है। हम ये भी देखेंगे कि भारत उस डिप्लोमेसी से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से भारत ऑस्ट्रेलिया अन्य देशों के साथ में अपने सहयोग बढ़ा रहा है। ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं ये आर्टिकल सबसे पहले चर्चा में है क्यों। चर्चा की बात करें तो क्या हुआ है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि चाइना है ना, वो अपने जो रिसोर्सेस है उसको एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। चाइना में रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका उपयोग है चाइना एक वेपन की तरह कर रहा है। किस प्रकार से वेपन की तरह कर रहा है? इसे चाइना है वो मिनरल डिप्लोमेसी कहता है। अगर कोई भी देश है वो चाइना से कोई रिसोर्सेस है उसको खरीदता है, इंपोर्ट करता है, तो चाइना उसके साथ में अलग तरीका से ट्रीटमेंट करता है। चाइना उसे और भी कई चीजें करवाता है। इसके माध्यम से चाइना एक प्रकार की सॉफ्ट पावर भी अपनी बढ़ा रहा है। जैसे चाइना में अभी देखोगे तो लिथियम आयन है, उसकी सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना के पास में जो रेयर अर्थ है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो चाइना है। तो दूसरे देशों को है चाइना अपने जरूरत के हिसाब से, अपनी जो आवश्यकता उस हिसाब से वो सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। इसके लिए चाइना है इस पूरे जो रिसोर्सेज है उसे वेपन की तरह उपयोग में ले रहा है, और इसे नाम दिया जाता है मिनरल डिप्लोमेसी। यानी कि आपके पास जो खनिज है उसे आप एक डिप्लोमेसी की तरह यूज करो, इसे मिनरल डिप्लोमेसी कहा जाता है। और इसकी भूमिका है आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और सबसे ज्यादा इसका मिसयूज कर रहा है वो चाइना कर रहा है। इसे रोकने के लिए भारत के सामने चुनौती है कि इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज के टाइम में भारत है वो खनिजों का सबसे बड़ा आयातक देश है। इंडिया इज मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रिटिकल मिनरल। तो खनिज है जो महत्वपूर्ण खनिज है, भारत उसका प्रमुख आयातक देश है, ठीक है। और इसके लिए भारत है वो ज्यादातर चाइना पर ही निर्भर करता है। भारत को ये जो मिनरल चाहिए वो चाइना से ही भारत खरीदता है। तो चाइना पर भारत डिपेंडेंट हो गया, ओवर डिपेंडेंट हो गया, और ये एक सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरी है भारत के सामने। अब इस चुनौती से, चैलेंज से भारत किस प्रकार से निपट सकता है उसके बारे में बात करते हैं। इस चुनौती से, चैलेंज से निपटने के लिए भारत को कुछ अलग प्रकार की कूटनीति अपनानी होगी। ये अलग प्रकार की कूटनीति क्या हो सकती है? इसके लिए भारत क्या कर सकता है? इसके लिए भारत है ना, भारत अन्य देशों के साथ में, चाइना के अलावा भी कुछ देश है जिनके पास में संसाधन अच्छी मात्रा में है, ठीक है। चाइना के अलावा भी कुछ और देश है जिनके पास में रिसोर्सेस है। तो भारत उन देशों के साथ में अपने सहयोग, अपने संबंध बढ़ा सकता है, अपने सहयोगों में सुधार कर सकता है। कौन कौन से देश है? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है। इन देशों के पास में रिसोर्सेज का भंडार है। तो भारत इन देशों के साथ में अपने सहयोग सुधार सकता है, अपने जो संबंध है वो बढ़ा सकता है, इनके साथ में कोऑर्डिनेशन विकसित कर सकता है, जिससे क्या होगा, भारत इन देशों से जो रिसोर्सेस है उनको इंपोर्ट कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके लिए भारत है वो अंतर सरकारी संगठन होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मल्टीलेटरल इनिशिएटिव होते हैं, उनके साथ में भी सहयोग बढ़ा सकता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके साथ में भारत कोऑर्डिनेशन बना सकता है। और कई मल्टीलेटरल पहल होती है, इनिशिएटिव होते हैं, उनके साथ में भी भारत सहयोगी बढ़ा सकता है, अपनी साझेदारी बढ़ा सकता है, जिनके माध्यम से भारत है अपने जो रिसोर्सेज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकता है। भारत ने क्या क्या कोशिशें करी है अपने जो रिसोर्सेज है उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, सप्लाई को पूरी करने के लिए भारत ने क्या कोशिशें की है? तो भारत ने 2019 में खनिज विदेश लिमिटेड की स्थापना की थी। ये जो खनिज विदेश लिमिटेड है इसका काम था कि भारत में जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने का काम है
खनिज विदेश लिमिटेड को दिया गया था और इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। इसके अलावा भारत ने कुछ और परियोजना भी की है, कुछ और देशों के साथ में MOU भी साइन किए हैं। कौन कौन से देशों के साथ में भारत ने MOU साइन किए हैं और ये क्या फायदा देंगे? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ में, दूसरा है अर्जेंटीना के साथ में, तीसरा है कजाकिस्तान के सामने। इन देशों के साथ में भारत ने अलग अलग प्रकार के MOU साइन किए। बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया में 2 लिथियम के और 3 कोबाल्ट के जो खदानें थी वहां पर भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है और MOU किया है कि हम यहां से अपने जो खदान हैं उनमें से लिथियम और कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की 5 लिथियम के जो ब्लॉक है उसमें भारत ने इन्वेस्ट किया है। 24 मिलियन का सौदा किया भारत ने कि इन 5 लिथियम ब्लॉकों में से भारत है वो इन्वेस्ट करेगा और यहां से इंपोर्ट करेगा लिथियम को। तो ये भारत के बहुत ही बड़े जो सौदे थे ना, ये भारत के बहुत ही बड़े सौदे थे और भविष्य में इनका फायदा भी देखने को मिलेगा। और इसके माध्यम से भारत है वो अपने खनिजों की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित कर सकता है, जो आवश्यकता है उसको सुनिश्चित कर सकता है, उसकी पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा एक लिथियम ट्राइंगल है, ये है लेटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के देश है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके देश है। इसमें ये बोलिविया है, ये चिल्ले है और ये अर्जेंटीना है। इनके बीच में ये है लिथियम ट्राइंगल। अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन से देश आते हैं, लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, तो लिथियम ट्राइंगल में एक तो आता है बोलिविया आता है, दूसरा आता है अर्जेंटीना, तीसरा आता है चिली। ये 3 देश है वो किसके अंतर्गत आता है? लिथियम ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लिथियम की बड़ी मात्रा में भंडार है, यहाँ पर लिथियम की बड़ी मात्रा में भंडार है। तो भारत यहाँ पर भी अपने इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाता जा रहा है ताकि यहाँ से लिथियम को निकाला सके और अपनी जो लिथियम की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके। इस प्रकार की भारत कोशिश कर रहा है। तो मिनरल डिप्लोमेसी में भारत ने जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में सहयोग बढ़ा सकता है और ऐसे देश है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान है, उनके साथ में भारत है वो एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। फिर फॉरगिंग पार्टनरशिप, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीलेटरल जो इनिशिएटिव है उनके साथ में भी पार्टनरशिप को बढ़ा सकता है। खनिज विदेश लिमिटेड की हमने स्थापना की थी, इस्टेब्लिश इन 2019 फॉर इंश्योर स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल। की पॉइंट क्या क्या है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2 लिथियम एंड 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट हमने इन्वेस्ट किया, उसमें MOU साइन किया है। और अर्जेंटीना के साथ में 24 मिलियन की डील हमने साइन की है ताकि हम यहाँ से 5 लिथियम की जो खदान ब्लॉक है वहाँ से लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो लिथियम ट्राइंगल है वहाँ पर भी भारत एक्टिव है। लिथियम ट्राइंगल को हम देख चुके हैं, लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन से देश आते हैं ये भी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं जो कजाकिस्तान है ना, इसके साथ में भी भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है IR और कजाकिस्तान की कंपनी है IR, उसका नाम है UK IRE, ये भारत की IRE ये भारत की कंपनी है, UK ये कजाकिस्तान की कंपनी। इन दोनों ने मिलकर भी एक डील साइन की है। इसके द्वारा भारत है वो कजाकिस्तान से ये होता है ना टाइटेनियम, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार की भारत कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत ने कजाकिस्तान की कंपनी उसके साथ में MOU भी साइन किया है और वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी वो भी बढ़नी चाहिए और एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है ऑल्टमैन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। यहाँ इसने भी लिथियम आयन बैटरी के लिए बोलिविया में कुछ MOU साइन किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी भूमिका बढ़नी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर अपनी भूमिका बढ़ाता भी जा रहा है। इन फ्यूचर में और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अलग अलग जो प्राइवेट कंपनियां उनको दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना है ताकि वहां से हमारे जो रिसोर्सेस है उनको प्राप्त किया जा सकता है। सहकारी भूमिका, सहकारी में है तो भारत अलग अलग जो देश है जैसे भारत के लिए क्वाड है, अलग अलग मल्टीलेटरल ग्रुप है जैसे क्वाड है, फिर IPF है, फिर खनिज सुरक्षा भागीदारी है, इनके साथ में G7 है, इनके साथ में भारत अपनी सहयोग बढ़ा सकता है और इनके माध्यम से जो खनिज है उनकी जो आवश्यकता है, जो आपूर्ति है उनकी पूर्ति कर सकता है भारत। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है उसके साथ में भी भारत मिलकर काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है? प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है एक तो प्राइवेट कंपनी है ना, निजी कंपनी, वो इसमें भूमिका कम निभा रही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कमी देखने को मिलती है, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका इसमें कम है। ये बहुत बड़े चैलेंज देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट है वो भी कोशिश तो कर रही है पर रिलेटेड है, इतनी अच्छे से कोशिश नहीं कर पा रही है, जिसके कारण अभी देखो बिडिंग होती है ना
वहाँ हर बिडिंग है वो चाइना जीत जाता है। किसी भी देश में रिसोर्सेज के लिए जो बिडिंग होती है वहाँ चाइना जीत जाता है, भारत नहीं जीत पाता, क्योंकि भारत है ना यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग के कारण एक प्रकार का हर्डल बन जाता है। तो ये भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। आखिर क्या सुधार किया जा सकते हैं? प्राइवेट सेक्टरियों को, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भारत को इनिशिएट करना होगा, उनमें इनिशिएटिव देने होंगे, उनको बेनिफिट देने होंगे, ताकि वो भी जाके विदेशों में जाके इन्वेस्टमेंट करें और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका इसमें बढ़ाने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट में जो भी बाधाएं आ रही है उसको दूर करना है, और जल्द से जल्द कोई भी प्रोग्राम है उसे पूरा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था जो मिनरल रिसोर्सेस है और मिनरल डिप्लोमेसी उससे संबंधित है। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। सबसे पहले ये क्यों आया है न्यूज़ में? न्यूज़ में इस वजह से आया है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये वायबल नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट चाहती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस वजह से ये न्यूज़ में आया, और हर बार ये न्यूज़ में रहता ही है। अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है ये चीज़ देखेंगे, फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में देखेंगे। ये प्रीलिम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम में इसका ज़्यादा वेटेज है, कुछ पॉइंट है वो प्रीलिम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है ना, हाइड्रोजन एक गैस है, इसका उपयोग है ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, फ्यूल के रूप में किया जाता है, फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने की अलग अलग विधियां हैं और इसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है। एक ग्रे हाइड्रोजन है, एक ब्लू हाइड्रोजन है, एक है ग्रीन हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे इनमें अंतर क्या है। देखो, यहाँ होती है नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस को ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक कंपनी होती है, कुछ भी मान लो एक ऐसी फैक्ट्री होती है, उसमें नेचुरल गैस को प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। ये क्या प्रोसेस होता है वो समझने की आवश्यकता नहीं है, बट ये इस प्रकार का प्रोसेस होता है। ठीक है, E- इस प्रकार का प्रोसेस होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि ये जो कंपनियाँ होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ये जो फैक्ट्रियाँ होती है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, कोल से बनती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो फैक्ट्री है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए। तो नेचुरल गैस को इसमें प्रवेश करवाया जाता है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होता है जिसके लिए उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो नेचुरल गैस है ये हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट CO2 बनेगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की गई थी इसके लिए CO2 का उपयोग किया जाए, कोल का उपयोग किया गया था, और कोल से क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो CO2 है वो बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या ये सेफ है? सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि यहाँ पर CO2 का एमिशन हो रहा है। अब CO2 का एमिशन हो रहा है तो हम चाहे ग्रे हाइड्रोजन यूज करो चाहे कोल यूज करो, इक्वली रहेगा। हालांकि कोल के अकॉर्डिंग ये कोल की तुलना में कम उत्पादन करता है, CO2 का एमिशन कम करता है, बट फिर भी CO2 का एमिशन तो हो रहा है, इसका मतलब नुकसान तो हो ही रहा है। तो अब इसे रोके कैसे? नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लू हाइड्रोजन। पहला आपको ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आ गया, सॉरी ग्रे हाइड्रोजन समझ में आ गया। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है? नेचुरल गैस होता है, फैक्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कोल से चलती है। कोल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 बनेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। बट CO2 निकलने की वजह से ये एमिशन हो जाता है, तो ये अच्छा है नहीं। दूसरा क्या होता है? ग्रे हो गया। दूसरा होता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है? नेचुरल गैस होती है, उसको फैक्ट्री में प्रोवाइड करवाई जाए, कोशिश यहाँ पे एंट्री करवाई जाती है। फिर सेम यहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। उपयोग किसका किया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे कोल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। कोल से बनी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 बनेगा, और CO2 वही। लेकिन इसमें क्या होता है? देखो, पहला हमने बनाया था ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में जो CO2 बनी थी उसको वातावरण में छोड़ दिया था, उसको हमने इकट्ठा नहीं किया था। बट इसमें क्या किया जाता है? जो ब्लू हाइड्रोजन होता है इसमें CO2 को इकट्ठा कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है अलग से। देखो, स्टोर कर लिया यहाँ पर।
तो अंडरग्राउंड में इसको स्टोर कर लिया जाता है ताकि ये एनवायरमेंट में ना जाए, नुकसान न करे, और इस CO2 का वापस यूज किया जाता है। तो इसको रीयूज किया जाता है और इसको ग्राउंड में स्टोर कर लिया जाता है ताकि इसका नुकसान न हो। तो इसका थोड़ा फायदा ज़्यादा है। ग्रे हाइड्रोजन एमिशन फैलाता है, इसमें जो CO2 होता है जो ब्लू हाइड्रोजन में, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको स्टोरेज कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और वापस इसका उपयोग होता है। तो ये थोड़ा कम नुकसानदायक है, ठीक है। तीसरा होता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन में पहले हम नेचुरल गैस प्रवाहित करवा रहे थे, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। वाटर को ग्रीन इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है। ये वाटर को इसमें डाला, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक होगा H2, एक होगा O2, और यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ग्रीन इलेक्ट्रिक होगी। मतलब या तो विंड एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है वाटर, उसका उपयोग किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। इस फैक्ट्री को चलाने में के लिए जो विंड है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक है उसका उपयोग किया जा रहा है। फिर बनेगी जो हाइड्रोजन है ना, वो सेफ बनेगी और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, बचेगा ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से काम करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। ग्रीन हाइड्रोजन है वो एमिशन नहीं फैलाता है। तो पहला हमने देखा ग्रे हाइड्रोजन, जिसमें नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। बाई प्रोडक्ट क्या निकला, CO2, जो एमिशन को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, उपयोग नहीं करना हमें। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस इसमें उपयोग किया जाता है, वही एनर्जी वैसी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग वैसे ही किया जाता है जैसे इसमें हो रहा था, बट इसमें जो CO2 होता है उसको भूमिगत भंडारण किया जाता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, तो इसका नुकसान नहीं होता है। तो ये होता है नीला हाइड्रोजन का या ब्लू हाइड्रोजन। तीसरा होता है हरित या ग्रीन हाइड्रोजन। ये सेफ होता है क्योंकि इसमें वाटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जो ग्रीन एनर्जी होती है उसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। 10 में से 10 नंबर, 10 में से 5 नंबर, 10 में से 1 नंबर, इसका उपयोग नहीं करना, इसको बढ़ावा देना, इस प्रकार का गवर्नमेंट का टारगेट है। तो ये बात की गई इन पूरे में। तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, ग्रे हाइड्रोजन CO2 हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, वायुमंडल में इसको छोड़ दिया जाता है, इसका भंडारण कर लिया जाता है और पुनः उपयोग किया जाता है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको ना तो भंडारित किया जाता है, इसमें CO2 का उत्पादन ही नहीं होता, ऑक्सीजन का होता है, जो ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसको बढ़ावा देना गवर्नमेंट का एम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें की गई है। प्रकार ग्रे हाइड्रोजन देख चुके हैं, भारत में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जा रहा है। ब्लू हाइड्रोजन CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उपयोग कम करते हैं और हमारा टारगेट है इसको बढ़ाने का। बट इसमें क्या है, खर्चा बहुत ज़्यादा। अब आगे देखेंगे दिक्कतें क्या आ रही है। ये तो हम समझ के पूरा प्रोसेस। अब दिक्कतें क्या आ रही है दिक्कतें ये आ रही है, ये हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं कार्बन मुक्त जो एनर्जी है उसको प्रमोट करें, जिसमें कार्बन का एमिशन कम हो। इस प्रकार की एनर्जी को हम प्रमोट करना चाहते हैं। ज़्यादातर जो हमारे बड़े बड़े उद्योग होते हैं जैसे स्टील का है, सीमेंट का है, ये बड़े बड़े उद्योगों में कार्बन मुक्त ऊर्जा होती है, उसका उपयोग करें। इसके लिए ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक बेहतर विकल्प है, ये अच्छा विकल्प है। इसका उपयोग करके हम जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज है स्टील के, सीमेंट के, उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या आती है, सबसे पहली आती है कॉस्टली, लागत बहुत ज़्यादा आती है ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लागत बहुत ज़्यादा आती है। तो ये वहनीयता है ना, कॉस्टली, ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने आई। दूसरा होता है फंड का। भारत के पास में वित्त नहीं है, जो विकासशील देश है उनके पास में फंड नहीं है, जो इस प्रकार जो वित्तीय संसाधन है उनकी कमी है, उनके कारण ये सबसे बड़ी बाधा देखने को मिलती है। नवीनतम मॉडल क्या है, निजी सेक्टर को इसमें प्रवेश के लिए कोशिश कर सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एंट्री हो, वो आकर्षित हो, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। पर प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें आकर्षित होते नहीं क्योंकि उनको बेनिफिट कम है। तो गवर्नमेंट है, ग्रीन बॉन्ड है, सब्सिडी है, और भी कई फायदे देके जो प्राइवेट सेक्टर है उनको आकर्षित कर सकती है। तो ये फायदा देखने को मिल सकता है। फिर है सरकार की भूमिका। सरकार को उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए, लागत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है ताकि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य है ना, यहाँ पर नवीनीकरण समर्थ राज्य है और यहाँ पे पवन है, सौर ऊर्जा है, उनका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। तो यही है एम्बिशियस हमारा ये गोल है, ठीक है। गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करना चाहती है। कुछ इंडस्ट्री होती है लाइक सीमेंट है, स्टील है, यहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है, इनोवेशन मॉडल की कमी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें इन्वेस्ट करता नहीं है।
गवर्नमेंट रोल बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी इसके लिए शुरू किया है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान, गुजरात में इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन है, इसमें ए आंसर होगा। इस क्वेश्चन को एक बार अटेंड करने की कोशिश जरूर करना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है जम्मू कश्मीर में महिलाओं में उच्च बेरोजगारी से रिलेटेड है। क्या है आर्टिकल? इस आर्टिकल में कुछ डेटा पब्लिश किया गया है। इन डेटा के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में है ना, महिलाओं में जो बेरोजगारी दर है वो अचानक बढ़ गई है। और ये चैलेंज किस वजह से आया है वो सबसे बड़ा देखने का मुद्दा है। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है वो देखेंगे, फिर जम्मू कश्मीर में महिलाओं से रिलेटेड जो डेटा दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे क्या चैलेंज है, क्यों इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई है, समाधान क्या किया जा सकता है और गवर्नमेंट की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें कुछ डेटा दिया गया है। क्या कहता है डेटा? डेटा ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 50% से भी अधिक युवा महिलाएं हैं, वो शहरी जो महिला हैं वो नौकरी पाने में असमर्थ है, असक्षम है, जो संकटग्रस्त रोजगार की ओर ले जा सकता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस डेटा में बात की गई है इस रिपोर्ट में कि यहाँ के जो शहरी महिला है 53% जो शहरी महिला हैं वो रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रही है, वो बेरोजगार है। इसका मतलब जो हमारे नेशनल लेवल पर बेरोजगारी है महिलाओं में वो 21% है, और ये जो डेटा है वो उससे भी डबल है। तो नेशनल लेवल पर महिलाओं में जो बेरोजगारी है वो औसत है 21%, और जम्मू कश्मीर में जो महिलाओं में बेरोजगारी है वो 53% है। इस प्रकार की ये बात करती है रिपोर्ट। अब भी देखो यही बात की गई है, रिकॉर्ड हाई फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट 50% है वो यंग अर्बन वीमेन, जिससे गांव की नहीं अर्बन वीमेन की बात हो रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉय है, जिनके पास में रोजगार नहीं है। ठीक है, 53% जो यंग अर्बन वीमेन है वो रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रही है, और औसत कितना है देश का? देश का औसत है 21%, जो इससे भी ज्यादा जम्मू कश्मीर की स्थिति खराब है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्थिति वो खराब है। अब बात करते हैं शहरी बेरोजगारी के रुझान, कारण क्या है। कुछ डेटा दिया गया जो पोस्ट पैंडेमिक है, कोविड के बाद में है ना, पोस्ट पैंडेमिक कोविड के बाद में 50% से लगातार ये बेरोजगारी ऊपर ही बनी हुई है। कोविड से पहले तो यहाँ स्थिति ठीक थी, बट कोविड के बाद में ये 50% से ऊपर है, वो लगातार बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। और ये जो हमारा नेशनल लेवल का आंकड़ा 21%, उससे 30% से भी अधिक है। इसका मतलब है जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। रुझान यही कहता है कि महिलाओं की है ना कृषि क्षेत्र की ओर है वो रुख बढ़ रहा है। कृषि सेक्टर में पहले जो थी हिस्सेदारी कम थी, मुख्यतः जो शहरी महिलाएं होती हैं उनकी कृषि सेक्टर में हिस्सेदारी कम थी, बट अभी देखने को मिल रहा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी कृषि सेक्टर में दुगुनी हो गई है। पहले थी 13% थी, अब बढ़कर कितनी हुई? 27% हो गई है। मतलब कृषि सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तभी जाके वो कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके रोजगार के लिए जा रही है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके काम कर रही है। तो ये बेरोजगार की ओर दिखाता है। सेवाओं में गिरावट देखने को मिली है। सर्विस सेक्टर में पहले बहुत ज़्यादा काम करती थी, ये गिर के हो गई 47%। तो ये भी दिखाती है कि महिलाओं की रोजगार में भागीदारी कम है, बेरोजगारी बढ़ रही है। विनिर्माण क्षेत्र में ज़्यादा गिरफ्तार, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें जो है ये कम देखने को मिली गिरावट। वहाँ पे अभी भी स्थिर जो आंकड़े हैं वो स्थिर है, इसमें कमी को बहुत कम देखने को मिली है। तो ये कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया था। अर्बन सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, 50% है पोस्ट पैंडेमिक के बाद में, 30% है हमारा जो नेशनल डेटा है, नेशनल एवरेज है उससे 30% ज़्यादा है। सेक्टर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ी है इनकी भागीदारी, सर्विस सेक्टर में कम हुई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी थोड़ी बहुत कम हुई, बट कम जरूर हुई है, भागीदारी बढ़ी नहीं है। अब ये क्या दिखाता है? ये संकटग्रस्त रोजगारों को दिखाता है, डिस्ट्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। क्या है? कृषि में महिलाओं की भूमिका बढ़ती है, इसे कृषि संकट का महिलाकरण कहा जाता है। इसे कहा जाता है फेमिनिज्म ऑफ एग्रेरियन डिस्ट्रेस, इसे ये कहा जाता है। और ये संकेत देती है कि एक बहुत ही बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन होना है, एक बहुत ही बड़ा संरचनात्मक उलटफेर हुआ है। क्योंकि है ना, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार मिलता है, उसके बाद में जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसके बाद में जाते हैं सर्विस सेक्टर में। भारत में क्या होता? एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर में, अब भी सीधा सर्विस सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
वो रुक गया है। और वापस अगर सर्विस सेक्टर से एग्रीकल्चर की सेक्टर की ओर जा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा संरचनात्मक उलटफेर है। ये है वो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो इकोनॉमिक को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक संकेत की ओर देते हैं कि इकोनॉमिक है वो डिस्ट्रेस में आ सकती है, इकोनॉमी है वो संकट में आ सकती है, इसकी ओर संकेत है। ठीक है। सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में सीमित रोजगारी के कारण, क्योंकि वहां पर कौशल स्किल का अभाव है, वेतन कम मिलता है, इसके कारण है महिलाएं वो वहां पे जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब कारण क्या है बेरोजगारी के पीछे? कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है स्किल। महिलाओं में जो स्किल है ना उसकी कमी देखी गई है। कश्मीर की जो अर्बन महिलाएं हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल चाहिए, जो सर्विस सेक्टर के लिए स्किल चाहिए, तो वहाँ पर उनमें कौशल की कमी देखी गई है। और बाजार की जो मांग होती उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कौशल नहीं देखा गया है। इसके लिए ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही उनको जाना पड़ रहा है। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो कौशल की डिमांड है, स्किल की डिमांड है, वो स्किल प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट है उनको वो स्किल प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। दूसरा है वेतन कम। देखा जाता है कि जो महिला काम करती है उनको 50 से 100 रुपये पर डे मिलता है, और जो PhD धारक है उनको 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ मिलता है। इसका मतलब वेतन बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है। इतने कम वेतन के कारण पढ़े लिखे लोगों को भी कम वेतन मिल रहा है। इसके कारण वो कृषि सेक्टर में जाना पसंद कर रहे हैं, ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और ना कि वो सर्विस सेक्टर में जाना पसंद कर रहे हैं। विकास की कमी देखने को मिली है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, नौकरियों को कम जनरेट कर रहे हैं, जिसके कारण महिलाएं हैं वो दूसरी नौकरियों को तलाश कर रही है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रही है। स्किल मिसमैच है, लो वेजेज है, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ है। इन सब के कारण महिलाओं में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये एक स्ट्रक्चरल है, क्योंकि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? एक संरचनात्मक है, क्योंकि पहले आपको एग्रीकल्चर से सर्विस में गए थे तो आपको वापस नहीं आना चाहिए, बट कुछ कमी की वजह से, स्किल की कमी की वजह से, वेज की कमी की वजह से, ग्रोथ की कमी की वजह से जो वापस आने पड़ रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये एक बेरोजगारी का संकट बन गया है कश्मीर में, ये 53%, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, पर नौकरियां घटने को नौकरियां है वो लगातार घट रही है, क्योंकि निजी सेक्टर है वो इन्वेस्ट कर नहीं रहे, ये डिमांड कर नहीं रहे हैं रोजगार की। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी है तो ये डिमांड नहीं कर रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर तो कम नहीं रहे, और गवर्नमेंट इतना रोजगार दे नहीं पाती है, तो लोगों की भागीदारी बढ़ रही है पर नौकरियां घटती जा रही है। क्षेत्र ये बदलाव भी देखने को मिल रहा है, ये वापस एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर आ रही है। मुद्दे क्या है? वही ये कौशल का अभाव है, वेतन कम है, निजी सेक्टर में बेरोजगारी है, कमी है नौकरियों की, इस वजह से बेरोजगारी वो बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो प्रयास किए बट वो अच्छे प्रयास नहीं हुए हैं, अच्छे प्रयास नहीं है, इसका लाभ भी नहीं हुआ है। आर्थिक संकट की ओर ये इशारे हैं कि आर्थिक संकट इन फ्यूचर में आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, जो 53% है। राइजिंग पार्टिसिपेटिंग एंड फेलिंग जॉब है, भागीदारी बढ़ रही है लेकिन जॉब में कमी देखने को मिल रही है। सेक्टरल शिफ्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले तो सर्विस से एग्रीकल्चर की ओर आ रहा है, तो सेक्टरल शिफ्ट भी है। स्ट्रक्चरल इश्यू क्या है? स्किल कमी है, पुअर वेज है, प्राइवेट सेक्टर है वो जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो एफर्ट किए हैं वो पर्याप्त नहीं है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है और उसकी ओर इंडिकेट भी करता है ये। तो ये पूरा आर्टिकल था जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी से रिलेटेड। गवर्नमेंट को क्या प्रयास करने चाहिए? गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए जॉब क्रिएशन हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो, उनकी भूमिका बढ़ाने पर कोशिश करनी चाहिए। वहाँ इनिशिएटिव या कुछ ऐसी स्कीम लेकर आना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करे। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे रोजगार के अवसर खुलेंगे, टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सर्विस सेक्टर के रोजगार बढ़ेंगे, और जो महिलाएं हैं उनको स्किल प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अगर उनके पास स्किल होगी तो वो कोई ना कोई जॉब जरूर कर लेगी। तो ये सारी गवर्नमेंट के द्वारा कोशिशें की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चले तो ये जो आर्टिकल है ना, इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा दी हुई है। हमारे जो 75वां संविधान दिवस मनाया गया था, हमारे संविधान को बने हुए 75 साल पूरे हो गए थे। इस मौके पर हमने संविधान वर्ष आयोजित किया था और इस दिन को भी हमने सेलिब्रेट किया था। उसके बाद में जो संसद में है अलग अलग तरीके से इस पर चर्चा होने लगी थी, बट ये जो चर्चा है ना अभी पूरी तरह से राजनीतिक रूप में बन गई है। ये जो चर्चा है वो रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए थी, पर रचनात्मक न होकर ये एक राजनीतिक मंच बन गई है। एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी एक तीसरी पार्टी पर आरोप लगाती है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का एक मंच बन गई है। इसका उपयोग है वो रचनात्मक चर्चा की बजाय पक्षतापूर्ण बन गया है। इस प्रकार की बातें कही। तो इसमें
पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। जैसे आप देख सकते हो, एकता करने का अवसर मिला था कि ये इतना बड़ा इवेंट था, हमारे संविधान को बने हुए 75 साल पूरे हो गए, तो सब मिलके जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है उसको कम कर सकते थे। एक दूसरे की हेल्प से जो भी हमारे समाज में, हमारे देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव चल रहा है उसे कम किया जा सकता था, बट ये सारी कोशिशें नहीं की गई। इसकी बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाए गए और एक राजनीतिक आरोप में बदल गया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने किया है, एक दूसरे पर आरोप लगाते गए। विपक्ष ने कहा बीजेपी ने किया और जो सत्तारूढ़ में पार्टी का कांग्रेस ने नुकसान किया है। बार बार जो ऐसे तथ्य थे, जो फैक्ट थे जिनका उपयोग करना चाहिए, बार बार कहा जाएगा इमरजेंसी है, वो ब्लैक धब्बा है, उन्होंने कहा बीजेपी ने गलत किया, तो ये सारी बातें हैं उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई। हमारे संविधान के जो असली बातें थी जिस पे जिक्र होना चाहिए वो जिक्र हुए नहीं है, तो ये पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ आर्टिकल था, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, वो तंबाकू से रिलेटेड है और तंबाकू पर जीएसटी रेट बढ़ाने की बात है उससे रिलेटेड है। ये क्यों सुर्खियों में? सुर्खियों में इसलिए है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफारिश की है कि तंबाकू पर 28% अभी जीएसटी लगती है, ये जीएसटी बढ़कर 35% कर दी जानी चाहिए, ऐसी बात की गई है इस आर्टिकल में। तो देखो होता है क्या है, तंबाकू और जो मीठे पेय पदार्थ होते लाइक है, चीनी है, ये सब चीज़ें होती है मीठे पेय पदार्थों में आते हैं, तो इन पे जीएसटी 28% से बढ़ाकर 35% करने की वकालत की है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने, और गवर्नमेंट है उसके बारे में सोच भी रही है। दिक्कत क्या देखने को मिलती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और वित्तीय चुनौतियां। तंबाकू और जो मीठे पेय पदार्थ होते हैं वो भारत में गैर संचारी रोग होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उनके लिए सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है वो तंबाकू और पेय पदार्थ है, तो इनको कम करने के लिए जीएसटी बढ़ाने की आवश्यकता है, ये बात की गई है। देखो डेटा दिया गया, डेटा इतना यूजफुल है नहीं, 28% डेटा है। ये उपयोग तंबाकू का यूज़ कहाँ होता है? 28% है वो वयस्क यूथ करते हैं, 8% है वो जो छात्र होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इसका नुकसान देखने को मिलता है। 23 बिलियन है इसके कारण खर्चा आया 2017 के बाद में, और इसमें जो राजस्व कितना आया? 500 बिलियन आया, तो नुकसान बहुत ज़्यादा है, फायदा बहुत कम है तंबाकू के कारण, है ना। आर्थिक लागत बहुत ज़्यादा देखने को मिली। लागत कैसी? आप तंबाकू वगैरह पीते हो तो आप दवाई लेने जाओगे तो हमें लागत तो बढ़ ही रहा है ना, स्वास्थ्य पर लागत बढ़ रहा है, और तंबाकू खरीदने का जो पैसे बचे हुए राजस्व हुआ तो राजस्व बहुत कम प्राप्त हुआ है, तो खर्चा कितना आया? 23 बिलियन का आया, और पैसे कितने आए? 500 बिलियन। तो देखो कितना ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। जीएसटी बात की गई, 35% बढ़ाने की बात की है, तो उसके कारण ये फायदे देखने को मिल सकते हैं कि राजस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो खपत भी कम हो जाएगी, कीमतें, पहले कीमत तो बढ़ेगी। हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि कोविड के टाइम में है ना, जिन जिन प्रोडक्ट का पैसे बढ़ा दिए गए, दाम बढ़े थे, तो उनके उपयोग भी धीरे धीरे कम होने लगे थे। बीड़ी है, सिगरेट है, उनका उपयोग कोविड के टाइम में कम हुआ था क्योंकि उस टाइम में रेटें बढ़ गई थी। तो यहाँ पर भी यही बात है, कीमतें बढ़ गई है तो खपत कम होगी और राजस्व में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो बेनिफिट होगा, एक तो अगर कम हो जाता तंबाकू का सेवन तो भी बेनिफिट है, और तंबाकू का सेवन कम होगा तो इससे क्या हो जाएगा? इससे मैं एक हमेशा बात मानता हूँ, अगर किसी भी चीज़ का उत्पाद आपको उपयोग कम करना है ना तो उसके रेट बढ़ा दो। जैसे तंबाकू वगैरह इसको कम करना, बैन करने से क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग होगी, गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होगा। रेटें बढ़ा दो, दारू की बहुत ज़्यादा रेट कर दो, बहुत ज़्यादा रेट होने से कमी देखने को मिल सकती है, यही बात है। आधे लोग तो कहते हैं जीएसटी 40% तक बढ़ाया जा सकता है, अगर 40% तक बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को फायदा भी होगा और जो उपयोग हो जाता है उसमें कमी भी देखने को मिल सकती है। मीठे जो पेय पदार्थ है उसमें अभी जीएसटी बढ़ाने की बात की गई है, ताकि इससे भी जो नुकसान होते हैं वो भी कम किए जा सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था, इनसे रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट थे ही नहीं, आज के आर्टिकल में कुछ मज़ा नहीं आया, अच्छे पॉइंट थे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्रॉस रोड ऑफ पीस पहल के बारे में, क्रॉस रोड ऑफ पीस पहल के बारे में। क्या है? क्रॉस रोड पीस इनिशिएटिव के बारे में। ये किसका इनिशिएटिव है? ये अर्मेनिया का इनिशिएटिव है। अभी अर्मेनिया, ईरान और भारत के बीच में एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल परामर्श हुआ था, ठीक है। इस दौरान अर्मेनिया ने कहा कि हमारी एक पहल है जिस पहल का नाम है क्रॉस रोड पीस इनिशिएटिव। इस जो पहल है इसका उद्देश्य है, इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है अर्मेनिया अपने आसपास के जो देश है, पड़ोसी देश है, टर्की है, अजरबैजान है, ईरान है, जॉर्जिया है, इनके साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहता है, इनसे जुड़ना चाहता है। किस किस प्रकार से? रेलवे है, सड़क है, पाइपलाइन है, केबल है, बिजली है, इन सब के माध्यम से अर्मेनिया अपने आसपास के देशों से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए अर्मेनिया कोशिश भी कर रहा है। फारस जो कैस्पियन सी है उसको मेडिटेरियन सी से जोड़ना है, ये अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट की बात करता है, और भारत जैसे देशों को भी कहा है कि आप भी इसमें जोड़ो। तो क्रॉस ऑफ द पीस पहल किसकी है? क्रॉस रोड ऑफ द पीस पहल ये अर्मेनिया की पहल है, आसपास के देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये पहल चलाई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो चरक के बारे में। क्या है? हमारे जो कोल मिनिस्ट्री है
उसकी निगरानी में एक कोल इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने एक पहल स्टार्ट की है जिसका नाम है चरक। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य कोलाई चलन के लिए उत्तरदायी कार्रवाई। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये जो आसपास के रीजन है सिंगरौली, यहाँ पर ये कोल फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ की जो ग्रामीण पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उनके इकोनॉमिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इकोनॉमिक वीक है, तो उनका जीवन यापन करने में कठिनाई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का सामना करती है, तो उनका मुफ्त में उपचार किया जाएगा। तो चरक जो पहल है उसके अंतर्गत जो हमारी कोल इंडिया लिमिटेड है वो सिंगरौली के आसपास के एरिया में फ्री में उपचार करेगी। तो देखो ये इतना यूपीएससी के लिए नहीं है कि यूपीएससी डायरेक्ट किसी रीजन की स्कीम को पूछ ले, कम ही चांसेस है, बट थोड़ा याद रखना चरक है किसकी पहल, कोल इंडिया लिमिटेड की, और फ्री में इलाज करना ये इसका उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डार्क ईगल एंटी टैंक मिसाइल के बारे में, डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में। कहाँ की ये मिसाइल सिस्टम है, ये यूएसए की है। ये एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक हथियार है, ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, यूएस की आर्मी और नेवी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो मैक 70 की गति से चलेगी, मतलब ये वायु से 17 गुना, जो हमारी साउंड होती है उससे 17 गुना तेज स्पीड से चलेगी। इसे रसिया का है S-400 है, S-300, उसको खत्म करने के लिए, उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसको फेल करने के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो गुयाना के बारे में। इसकी कैपिटल कौन सी है, जॉर्ज टाउन है। बाउंड्री सूरीनाम से लगती है, ब्राजील से लगती है और वेनेजुएला से लगती है। तो ये आप देख लो, इधर ब्राजील है, इधर सूरीनाम है, इधर वेनेजुएला है, ये गुयाना है, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये सूरीनाम के बारे में आर्टिकल था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, ज़्यादा आर्टिकल थे नहीं, कुछ आर्टिकल थे और इंपॉर्टेंट भी कम थे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।